हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? अरस्तु। अरस्तु का नाम था अरस्तुत। अरस्तु का नाम अरस्तुतोत भी नाम था इसका। अरस्तु का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जन्म, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व और इसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व। लगभग इनकी उम्र 62 वर्ष तक जी थी और इस 62 वर्ष की आयु में लगभग इन्होंने 400 ग्रंथ लिखे। तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व और से 322 ईसा पूर्व तक, इसका मृत्यु 322 ईसा पूर्व हो गई थी। सिद्धांत, इन्होंने 3 सिद्धांत दे: अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 400 ग्रंथ लिखे, लेकिन इनके 2 ग्रंथ साहित्य भाषा से संबंधित हैं। लगभग 400 ग्रंथ लिखे, लेकिन इनमें से जो 2 ग्रंथ है, एक का नाम है तेखने सरितारिकेस हो गया और एक पेरिपोइतिकेस हो गया। पेरिपोइतिकेस, ये 2 ग्रंथ है। इसमें ये तेखने सरितारिकेस ग्रंथ है जो भाषा शास्त्र या भाषण से शास्त्र से संबंधित है, और पेरिपोइतिकेस जो ग्रंथ है, इसे पोएटिक्स या काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। पेरिपोइतिकेस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर इसका एक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, इसी पुस्तक में है। पेरिपोइतिकेस पुस्तक में है। इस पुस्तक में 26 अध्याय है। कितने अध्याय है? 26 अध्याय। किस पुस्तक में? पेरिपोइतिकेस जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 26 अध्याय है। यह कोई विस्तृत पुस्तक नहीं है, लगभग 50 पृष्ठों में लिखी गई पुस्तक है। क्या कह रहा है? ये कोई विस्तृत पुस्तक नहीं है, बड़ी पुस्तक नहीं है। अध्याय 26 है, लेकिन कुल 50 पृष्ठों में लिखी गई छोटी सी पुस्तक है, जिसमें यूनानी काव्य विवेचन किया गया है। इसमें यूनानी काव्य का विवेचन किया गया है। किसका? यूनानी काव्य का विवेचन किया गया इस पेरिपोइतिकेस पुस्तक में। अरस्तु का जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे? अरस्तु को माना जाता है। पेरिपोइतिकेस, अरस्तु ने प्लेटो के काव्य आक्षेपों का उत्तर दिया है। क्या कह रहा है? कि पेरिपोइतिकेस जो पुस्तक है, इस पुस्तक में अरस्तु ने प्लेटो के काव्य आक्षेपों का क्या क्या उत्तर दिया है, लेकिन खंडन शैली में नहीं। खंडन शैली में उत्तर तो दिया है। पेरिपोइतिकेस पुस्तक है, इस पुस्तक में अरस्तु ने जो प्लेटो ने जो काव्य पर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों का उत्तर दिया, लेकिन खंडन नहीं किया। उत्तर दिया, खंडन शैली में नहीं दिया। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की क्या विशेषता है? अरस्तु का जो अनुकरण का सिद्धांत है, उसकी विशेषता देखो। अनुकरण का विषय प्रकृति या जीवन का बहिरंग पक्ष ही नहीं है। क्या कह रहा है? कि अनुकरण जो सिद्धांत है, इस अनुकरण का जो विषय है वह प्रकृति या कोई प्रकृति संबंधित हो, चाहे कोई जीवन से, इसका बाहरी पक्ष नहीं, बहिरंग पक्ष नहीं, बल्कि अंतरंग पक्ष प्रदान है। अनुकरण में बाहरी पक्ष नहीं, बल्कि उसका आंतरिक पक्ष भी प्रदान है। अंतरंग पक्ष से तात्पर्य उसके भाव, कल्पना, संवेदना, विचार तत्वों से, ठीक है। और आंतरिक पक्ष में आ गया उसके आंतरिक पक्ष से भाव आ गया, उसके कल्पना, संवेदना, विचार, ये भी उसके आते हैं अनुकरण सिद्धांत में। वस्तु के यथार्थ रूप का नहीं, बल्कि वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। क्या कर रहा अरस्तु? कहता है अनुकरण सिद्धांत में कि वस्तु के केवल यथार्थ रूप का नहीं, बल्कि वस्तु के 3 रूप का अनुकरण होता है। कितने रूप का? 3 रूप का। कितने रूपों का? 3 रूपों का अनुकरण होता है। एक रूप, पहला रूप है प्रतीयमान रूप, दूसरा संभाव्य रूप, तीसरा आदर्श रूप। 3 रूप है, प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श। प्रतीयमान, संभाव्य, आदर्श रूप। प्रतीयमान रूप होता है जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो, उसे कहते हैं प्रतीयमान रूप कहते हैं। जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता है उसे प्रतीयमान रूप कहते हैं। संभाव्य रूप जैसा संभव हो सकता है उसे संभाव्य रूप कहते हैं, और आदर्श रूप जैसा होना चाहिए उसे आदर्श रूप कहते हैं। प्रतीयमान क्या होता है? जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो उसे प्रतीयमान रूप कहते हैं। संभाव्य रूप जैसा संभव होता है उसे संभाव्य रूप कहते हैं। आदर्श रूप जैसा होना चाहिए उसे आदर्श रूप कहते हैं। ये 3 रूप होते हैं, प्रतीयमान, संभव, आदर्श रूप। अरस्तु का अनुकरण और कल्पनापरक, भावपरक अनुकरण है। अरस्तु का जो अनुकरण है वह कैसा अनुकरण है? कल्पनापरक, भावपरक अनुकरण है। कल्पनापरक, भावपरक अनुकरण है। इसे सृजनात्मक अनुकरण या कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा जा सकता है।
इससे सृजनात्मक अनुकरण या कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा जा सकता है। अरस्तु का अनुकरण जीवानुभूति का पुनर्सृजन करता है। अरस्तु का जो अनुकरण है वह क्या करता है? जीवनानुभूति का पुनर्सृजन करता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में आत्म तत्व एवं आनंद तत्व समाहित है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या क्या चीज़ है? आत्म तत्व आनंद तत्व समाहित होता है। किस सिद्धांत में? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में आत्म तत्व एवं आनंद तत्व समाहित होता है। ध्यान रहे कि अरस्तु के यहाँ भाव तत्व एवं आत्म तत्व का सद्भाव सुनिश्चित होने के बावजूद क्या कह रहा है? ध्यान रहे कि अरस्तु के यहाँ पर भाव तत्व या आत्म तत्व का सद्भाव सुनिश्चित होने के बावजूद अरस्तु के अनुकरण को विशुद्ध आत्म विभंजना का पर्याय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अरस्तु के अनुकरण में अनंत वस्तु तत्व की प्रधानता मिलती है। अरस्तु ने काव्य की नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ व दार्शनिक, राजनीतिज्ञ व उपयोगितावाद दृष्टिकोण से न देख करके सौंदर्य शास्त्र दृष्टिकोण से देखा है। क्या कह रहा है? अरस्तु ने काव्य के नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या उपयोगितावाद दृष्टिकोण से नहीं देख करके बल्कि किस दृष्टिकोण? सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा है। अरस्तु का विचार है कि चित्रकार या अन्य किसी कलाकार के भांति कवि भी अनुकर्ता है। और क्या कह रहा है? अरस्तु का विचार है कि चित्रकार या अन्य किसी कलाकार की भांति कवि भी क्या अनुकर्ता है। और पेरिपोइथिकेस पुस्तक में अरस्तु प्रकृति शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या कह रहा है कि पेरिपोइथिकेस पुस्तक है, उस पुस्तक में अरस्तु प्रकृति शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे उसकी प्रकृति कहते हैं। प्रकृति अपने इसी आदर्श रूप को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत रहती है, लेकिन अनेक अवरोधक कारणों से वह अपने इस आदर्श रूप की प्राप्ति में असफल होती है। कवि या कलाकार प्रकृति के उन अवरोधक कारणों को पहचानते हुए उन्हें हटाता हुआ प्रकृति के अधूरे कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार अरस्तु का अनुकरण एक सर्जन प्रक्रिया है जो जीवानुभूति का पुनर्सर्जन करता है। क्या करा कि अरस्तु का जो अनुकरण है एक सर्जन प्रक्रिया है जो कि उसकी जीवा की अनुभूति का पुनर्सर्जन करता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति की प्रतिछाया अनुकरण में रहती है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति की जो प्रतिछाया उसके अनुकरण में रहती है, लेकिन वह कोरी प्रतिछाया मात्र नहीं होती है। क्या कहता है? अरस्तु के अनुसार प्रकृति की जो प्रतिछाया अनुकरण में रहती है, लेकिन वह कोरी प्रतिछाया मात्र नहीं होती है। यदि कविता केवल प्रतिछाया प्रतिबिंब दर्पण मात्र होती तो वह हमें उससे प्रकृति से अधिक कैसे दे सकती है। अनुकरण हमें वह आनंद प्रदान करता, अनुकरण क्या करता? हमें क्या करता? आनंद प्रदान करता है, वह सौंदर्य प्रदान करता है जो प्रकृति प्रदान नहीं कर सकता। अनुकरण क्या करता है? हमें आनंद देता, हमें सौंदर्य प्रदान करता है जो प्रकृति में नहीं देती है। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत में विद्यमान सौंदर्य और आनंद की तुलना हम भारतीय रस सिद्धांत से कर सकते हैं। क्या करें कि अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत में जो सौंदर्य और जो उसका आनंद की तुलना हम भारतीय रस सिद्धांत से कर सकते हैं। अरस्तु का अनुकरण यथार्थ का हुबहू अनुकरण न होकर क्या कह रहा है कि अरस्तु का जो अनुकरण है, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अनुकरण है, वो यथार्थ का हुबहू अनुकरण न होकर के उसकी कल्पना, भावना, संवेदना, किसका? कल्पना का, भावना, संवेदना, विचार आदि के द्वारा अपूर्ण को पूर्ण करने वाले सृजनात्मक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? सृजनात्मक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। प्लेटो का अनुकरण कैसा? यथार्थपरक या वस्तुपरक प्रत्यंकन है। प्लेटो अनुकरण कैसा? यथार्थ वस्तुपरक। प्लेटो का जो अनुकरण कैसा? यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन है। यथार्थ का हुबहू अनुकरण है। प्लेटो का यथार्थ का हुबहू अनुकरण है।
जबकि अरस्तु का अनुकरण किया सृजना के आनंद की अवस्था है। देखो प्लेटो का अनुकरण तो क्या कह रहा है कि यथार्थ का हुबहू अनुकरण है, जबकि अरस्तु का अनुकरण क्या सृजना के आनंद की अवस्थिति है, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है, जीवनानुभूति का पुनर्सृजन करने वाली प्रक्रिया है अनुकरण। क्या है? जीवनानुभूति का पुनर्सृजन करने वाली प्रक्रिया है, कल्पनाप्रक भावप्रक अनुकरण है। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में इतिहास और काव्य के सत्य में अंतर किया। क्या करें कि अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में इतिहास और काव्य के सत्य में अंतर किया है। इतिहास का सत्य देश काल के विशिष्ट बंधनों में बंध जाने से विशिष्ट क्या करें कि इतिहास का सत्य देश काल के विशिष्ट बंधनों में बंध जाने से विशिष्ट मूर्त अव्यापक और अव्यवतर या उच्चतर है, जबकि काव्य का सत्य युग युगिन सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। वह कहीं भी कभी भी मानवीय संभावनाओं के आधार पर घटित हो सकता है। इसीलिए काव्य का सत्य अमूर्त व्यापक भव्यतर उच्चतर दार्शनिक है। काव्य का सत्य अमूर्त है, व्यापक है, भव्यतर है, उच्चतर और दार्शनिक है। काव्य का सत्य देश काल के बंधन से मुक्त है, इसलिए काव्य का सत्य अधिक भव्य दार्शनिक व्यापक है। अरस्तु के अनुसार इतिहास सत्य विशेष है, जबकि काव्य का सत्य सामान्य है। अरस्तु के अनुसार इतिहास सत्य विशेष है, जबकि काव्य का सत्य सामान्य है। अरस्तु के अनुसार इतिहास तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है। अरस्तु के अनुसार इतिहास तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, जबकि काव्य उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। संभावना को घटित कर देता काव्य तो, जबकि इतिहास तो केवल घटित हो चुका। उनको कह सकते कि अरस्तु का अनुकरण यथार्थ वस्तु प्रत्यंकन न होकर के भावप्रक कल्पनाप्रक अनुकरण है। क्या कह रहा है कि जो अरस्तु का जो अनुकरण है वह अरस्तु का अनुकरण यथार्थ वस्तु प्रत्यंकन न होकर भावप्रक कल्पनाप्रक अनुकरण है। पेरिपोइतिकेस जो पुस्तक है इसकी में अरस्तु लिखते हैं कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है उन्हीं का अनुकरण रूप हमें आनंद प्रदान करता है। जिन वस्तु का हम प्रत्यक्ष दर्शन करने से हमें दुख होता है वो सी वस्तु का अनुकरण करने से हमें आनंद मिलता है। जैसे डराने जानवर देखने कर में हमें भय और दुख की प्राप्ति होती है, किंतु उन्हीं का अनुकृत रूप हमें आनंद प्रदान करता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि अनुकरण द्वारा हमारे वास्तविक जीवन में भय और दुख प्रदान की अनुभूति कराने वाली अनुभूति को अनुकरण के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है कि भय और दुख का निवारण हो जाता है, केवल आनंद की प्राप्ति होती है। अनुकरण जीवनानुभूति का पुनर्सृजन करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है। अनुकरण जीवनानुभूति का पुनर्सृजन करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि अपने कल्पना, भावना, विचार, अनुभूति आदि का सहारा लेते हुए प्रकृति की सृजन प्रक्रिया में रत रहता है और प्रकृति के अधूरे कार्य को पूर्ण करता है। आनंद तत्व और आत्म तत्व यहाँ समाहित है। अरस्तु ने विरेचन के लिए कैथार्सिस तथा अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने विरेचन के लिए कैथार्सिस तथा अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत में करुणा व त्रास के मनोभाव को विशेष महत्व दिया है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत में करुणा व त्रास के मनोभावों को विशेष महत्व दिया है। डॉक्टर बूचर ने अरस्तु के सिद्धांत को विस्तार से व्याख्या की। डॉक्टर बूचर ने अरस्तु के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या की है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत की आलोचना की है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में व्यक्तिपरक आत्म तत्व के स्थान पर वस्तुपरक आत्म तत्व को महत्व दिया गया है। इसलिए कवि की अंत सचेतना
को जितना महत्व मिलना चाहिए वह अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं मिलता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की परिधि में गीति काव्य का समावेश नहीं हो पाता है, क्योंकि गीति काव्य की आत्मा है भाव। गीति काव्य में हार्दिकता, भावप्रेम एवं व्यक्ति की प्रधानता मिलती है। आज के संदर्भों में अनुकरण उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण को कला की आत्मा माना है, पर आज यह विचार बदल गया है। अनुकरण मिमेसिस ग्रीक है और अंग्रेजी में इसे इमिटेशन कहा जाता है। मिमेसिस को अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं और अनुकरण की परिधि में कल्पना का पुनर्निर्माण या पुनर्सृजन की प्रक्रिया, सर्जना के आनंद की अवस्थिति आदि शब्दों का अंतर्भाव नहीं हो पाता है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या अंतर है? स्कॉट जेम्स अरस्तु ने काव्य को दार्शनिकता, राजनीतिज्ञ, नीतिशास्त्र के अत्याचार से मुक्त किया है। स्टॉक जेम्स ने क्या करा कि स्टॉक जेम्स ने अरस्तु के काव्य को दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और नीतिशास्त्र के अत्याचार से मुक्त किया है। अरस्तु का अनुकरण जीवन का पुनर्निर्माण है। अरस्तु का अनुकरण जीवन का पुनर्निर्माण है। नोट: भारतीय संदर्भ में अनुकरण का प्रथम प्रयोग आचार्य विश्वनाथ ने किया था। भारतीय संदर्भ में अनुकरण का पहला प्रयोग किसी किया था? आचार्य विश्वनाथ ने किया था, जो साहित्य दर्पण में देखने को मिलता है। प्लेटो मूलादर्श के अनुकरण की बात करते हैं, जबकि अरस्तु का अनुकरण कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है। प्लेटो क्या कहते हैं? मूलादर्श के अनुकरण की बात करते हैं। प्लेटो अनुकरण किसका? मूलादर्श के अनुकरण की बात करते हैं, जबकि अरस्तु का अनुकरण कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है। प्लेटो ने कला में उपयोगिता दृष्टि से देखा है कि प्लेटो ने कला को उपयोगिता दृष्टि से देखा है, जबकि अरस्तु ने सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा। प्लेटो ने अनुकरण को नकल से जोड़कर देखा है और कवि या कलाकार को नकल ने विष घोषित किया है। प्लेटो ने अनुकरण को नकल से जोड़कर देखा है और कवि या कलाकार को नकल ने विष घोषित किया है, जबकि अरस्तु ने अनुकरण को आनंद भाव से जोड़कर देखा है। प्लेटो के अनुसार कविता अनुकरण होने से सत्य से दोगुनी दूर है। प्लेटो क्या कहता है कि कविता अनुकरण होने से सत्य से कितना गुना? 2 गुना दूरी पर है, जबकि अरस्तु ने काव्य के सत्य को इतिहास के सत्य से श्रेष्ठ बताते हुए काव्य के सत्य को अधिक बेहतर, उच्चतर, अमूर्त, दार्शनिक और व्यापक बताया। किसने? अरस्तु ने काव्य के सत्य के इतिहास को, सत्य को श्रेष्ठ बताते हुए काव्य के सत्य को अधिक बेहतर, उच्चतर, अमूर्त में। प्लेटो का अनुकरण यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन है। प्लेटो अनुकरण कैसा है? यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन है, जबकि अरस्तु का अनुकरण कल्पनापरक, भावपरक अनुकरण है, जो जीवानुभूति का पुनर्सृजन करता है। प्लेटो के अनुसार कविता हमें अनैतिक बनाती है, जबकि अरस्तु का विचार है कि कविता करुणा और त्रास के मनोविकार द्वारा हमारे अतिरिक्त भाव का विवेचन करती है। इसमें आत्मा शांति व विशुद्धता प्राप्त होती है तथा हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। प्लेटो का विचार है कि महान कार्य प्रकृति द्वारा निष्पन्न होते हैं तथा कला के द्वारा या कला के अनुकरण से हीनतर या लघुतर होते हैं, जबकि अरस्तु के अनुसार अनुकरण जनित कला तो प्रकृति में से भी महत्वपूर्ण होती है। कला ही प्रकृति के अधूरे कार्य का पूर्ण करती है। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे। इन्होंने अपने विवेचन में भौतिक विज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया है, जबकि अरस्तु ने अपने सिद्धांत में विज्ञान का निष्ठा के साथ विवेचन किया है। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन उपयोगितावाद है, जबकि अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन अनुकरण जन्य आनंद को माना है। प्लेटो के अनुसार कला या कविता
भ्रांति व असावधानी उत्पन्न करती है। कला या कविता भ्रांति जबकि अरस्तु के अनुसार कला या कविता सर्वव्यापी आदर्श को प्रतिबिंबित करती है। अनुकरण को लेकर प्लेटो की दृष्टि एकांकी रही है, जबकि अरस्तु की दृष्टि सर्वव्यापी रही है। प्लेटो अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानते हुए, जबकि अरस्तु ने अनुकरण को गंभीर कार्य व्यापार माना है। प्लेटो की दृष्टि आदर्शवादी या आदर्श परक थी, जबकि अरस्तु की दृष्टि यथार्थवादी या यथार्थपरक रही है। लेकिन ध्यान रहे कि प्लेटो का अनुकरण यथार्थवादी अनुकरण है, जबकि अरस्तु का अनुकरण आदर्शवादी अनुकरण है। नोट: साहित्य को देखने की दृष्टि से प्लेटो की कैसी रही है? साहित्य को देखने की दृष्टि से प्लेटो को कैसी रही? आदर्शवाद है। साहित्य को देखने की दृष्टि अरस्तु की कैसी रही? यथार्थवाद। अरस्तु यथार्थवादी है और प्लेटो आदर्शवादी साहित्य को देखने की दृष्टि से। प्लेटो ने काव्य कविता को शुद्र माने बाहु से जोड़कर देखा है, जबकि अरस्तु काव्य को जीवन की व्याख्या मानते हैं और यह व्याख्या घटनामूलक न होकर भावमूलक होती है। आदर्शवाद अनुकरण किसका? अरस्तु का होता है। मूल आदर्शवाद अनुकरण होता है प्लेटो का। आदर्शवाद अनुकरण होता है अरस्तु का। मूलादर्श अनुकरण प्लेटो का है। अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण की 3 अवधारणाएं स्वीकार की है। इथोज: अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण की 3 अवधारणाएं इथोज, पैथोज, ऑक्सीजन। इथोज या प्रथम अवस्था मनुष्य की स्थायी मनोदशा है। इथोज इसको प्रथम अवस्था कहते हैं, मनुष्य की स्थायी मनोदशा, इसे भावना कहते हैं। पैथोज यह क्षणिक है, वेग संवेग की प्रतिनिधि अवस्था, इसे इच्छा शक्ति कल्पना शक्ति कहते हैं। ऑक्सीजन यह अवस्था बाहरी कार्यकलापों के अभिव्यंजन है, इसे अभिव्यक्ति या भाव विव्यक्ति कहते हैं। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित अनुकरण की परवर्ती आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण किया है। एवरक्राम्बे पुनः प्रस्तुतिकरण के अर्थ में डॉक्टर बूचर सादृश्य विधा के रूप में अनुकरण को लिया है। पॉट्स जीवन के पुनः सर्जन के यथार्थ के रूप में, एटिक्स प्राय पुनर्सर्जन के रूप में, स्टॉक जेम्स कल्पनात्मक पुनर्निर्माण के रूप में, स्टॉक जेम्स हो गया कल्पनात्मक पुनर्निर्माण के रूप में स्टॉक जेम्स, एटकिस प्राय पुनर्सर्जन के रूप में, पॉट्स जीवन के पुनर्सर्जन के यथार्थ के रूप में, डॉक्टर बुच सादृश्य विधा के रूप में अनुकरण को लिया है। एवरक्राम्बे पुनः प्रस्तुतिकरण के अर्थ में लिया है। थैंक यू दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।